नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं बैक बेंचर लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में। तो आइए देखते हैं सेक्शन 16 में क्या कहा गया है। तो सेक्शन 16 को समझने से पहले मैं आपको कुछ सेक्शन 15 के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। आप चाहे तो वो वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो सेक्शन 15 जो था वो बोलता था कि आपको कौन से कोर्ट में सूट फाइल करना है। ठीक है, वो बताता था, सेक्शन 15 बताता था कि जब भी आप सूट फाइल करेंगे, यू नीड टू फाइल द सूट इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कम्पिटेंट टू ट्राई। ठीक है, यानी कि वो क्या, वो कोर्ट के बारे में बताता था कि आप कौन से कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 आपको बताएगा कि आप कौन से जगह के वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट तो हर जगह है, आपको कौन से प्लेस के वो कोर्ट में फाइल करना है, ये आपको सेक्शन 16 बताएगा। और जो सेक्शन 15 था वो बेसिकली पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से डील करता था। अब जो सेक्शन 16 है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करता है। ठीक है, तो सेक्शन 16 बोल रहा है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। इसमें बोलता है कि सूट हम लोग वहीं पे इंस्टीट्यूट करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है सूट का वो सिचुएट करता हो। ठीक है, सूट्स को हम लोग उसी प्लेस में फाइल करेंगे जहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो सिचुएट करता हो। ठीक है, फर्दर ये बोलता है सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट्स। सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हो गया कि जो मैंने जो आपको सेक्शन 15 बताया था वो सेक्शन 15 जो है वो इन कॉमन चलेगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 16 जो है वो अपने आप में एक अलग है, लेकिन वो सेक्शन 15 के साथ साथ रीड किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 15 से आपको पता चलेगा कि कौन से कोर्ट में आपको सूट फाइल करना है, और सेक्शन 16 जो वो बताएगी कि कौन से जगह के कोर्ट में आपको वो सूट फाइल करना है। क्लियर? तो इसका मतलब यही है कि जो सेक्शन 15 है वो साथ साथ में चलेगा। जितने भी अभी हम लोग आगे सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 16, 17, 18, 19, ये सारा जो सेक्शन है ये सेक्शन 15 के साथ ही हमको रीड करते हुए चलना है। यानी कि जो सेक्शन 15 जो है वो हम लोग इसके साथ, ये सारे सेक्शन के साथ साथ पढ़ेंगे। वो सेक्शन 15 इन कॉमन रहेगा सारे सेक्शन के साथ। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका आता है फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट में बोलता है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। अब यहाँ पे समझिए, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कब करते हैं आप? जबकि आपका प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अगर किसी और के पोजीशन में, रॉन्गफुल पोजीशन में है। मान लीजिए कि मेरा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरा एक प्रॉपर्टी में आप रॉन्गफुली पोजेस करके रह रहे हैं, यानी कि आप मेरा प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती रख लिए हैं, तो ये हो गया रॉन्गफुल पोजीशन आपका। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उस प्रॉपर्टी को रिकवर करूँगा आपसे, यानी कि आपके पोजीशन से मैं अपने पोजीशन में लूँगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, यानी कि मैं उसको रिकवर करूँगा। तो यहाँ हो गया रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आगे लिखता है विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। अब यहाँ पे विथ रेंट और प्रॉफिट और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। विथ रेंट और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इसका डेफिनेशन क्लॉज में, मीन प्रॉफिट। जो मीन प्रॉफिट है वो मीन प्रॉफिट क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर आपके प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस कर रहा है और उस प्रॉपर्टी में से कुछ अगर रेंट डिराइव हो रहा है, या जो भी रेंट या प्रॉफिट डिराइव हो रहा है, वो सबको हम लोग बोलते हैं मीन प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, यानी कि रेंट के साथ साथ या बिना रेंट के, या प्रॉफिट के साथ या बिना प्रॉफिट के। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली यही कहा है कि जो सूट टू रिकवर इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है वो विथ और विदाउट रेंट हो, यानी कि रेंट के साथ हो, रेंट के बिना हो, या प्रॉफिट के साथ हो, प्रॉफिट के बिना हो। उस तरीके का जो भी सूट रहेगा उसको हम लोग, अब देखिए नीचे वाली लाइन में लिखा है, उसको हम लोग shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। अगर इस तरीके का जो भी सूट रहेगा तो वो जो सूट है वो हम लोग कहाँ फाइल करेंगे, where the property situates। ठीक है, अब देखते हैं इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट जो है वो बोलता है पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया कि जब कोई पार्टीशन हो रहा हो, मान लीजिए कि 4 भाई के बीच में पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, और उसमें से उनके सहसहमति से नहीं हो पा रहा है, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है पार्टीशन को लेके, तो जो पार्टीज़ है वो जाके कहाँ पार्टीशन सूट फाइल कर सकती है। तो वही होता है पार्टीशन सूट, यानी कि जो सूट फॉर पार्टीशन है वो भी कहाँ पे फाइल होगा, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी सिचुएट कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका सी पॉइंट। सी क्लॉज में क्या बोलता है, फॉर द फोरक्लोजर, सेल,
रिडिम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है ये बेसिकली दो तरीके के सूट्स के बारे में बताता है। एक तो हो गया मॉर्गेज रिलेटेड सूट्स, उसके बाद हो गया चार्ज रिलेटेड सूट्स। ठीक है, तो मॉर्गेज रिलेटेड सूट्स आपको पता होगा तीन तरीके का होता है, सेल, फोरक्लोजर, रिडिम्पशन। तो आपको पता होगा मॉर्गेज में ये तीनों सूट कौन कौन कब कब फाइल करता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि सूट फॉर फोरक्लोजर और सूट फॉर सेल जो हो गया वो हमेशा मॉर्गेजी फाइल करता है। ठीक है, मॉर्गेजी हमेशा सूट फॉर फोरक्लोजर और सेल फाइल करेगा, और जो सूट फॉर रिडिम्पशन है वो हमेशा फाइल करेगा कौन, मॉर्गेजर। ठीक है, देखिए बेसिकली मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। मॉर्गेज क्या हो गया, मॉर्गेजर वो होता है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी कौन होता है, मॉर्गेजर होता है जो कि अपना प्रॉपर्टी को दे के कुछ पैसा लेता है, किससे, मॉर्गेजी से। तो मॉर्गेजर जो है वो अपना प्रॉपर्टी दे के मॉर्गेजी को कुछ पैसा उधार लेता है। ठीक है, तो जो अपना प्रॉपर्टी दिया और उधार लिया वो हो गया मॉर्गेजर, और जिसको वो प्रॉपर्टी दिया जिससे वो उधार लिया वो हो गया मॉर्गेजी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जो मॉर्गेजर है वो सूट फॉर रिडीम्पशन फाइल करता है। सूट फॉर रिडीम्पशन का मतलब वो है कि रिडीम करेगा वो प्रॉपर्टी। अब जो वो प्रॉपर्टी जो दिया है मॉर्गेजी को उसको वो रिडीम भी तो करेगा, जब वो सारा पैसा उसको वापस कर देगा इंटरेस्ट के साथ, तो वो उसको प्रॉपर्टी रिडीम भी तो करना है। अब उसको मान लीजिए मॉर्गेजी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो मॉर्गेजर क्या करेगा, मॉर्गेजर जो है वो सूट फॉर रिडीम्पशन फाइल करेगा। ठीक है, और क्या होता है, फोरक्लोजर होता है, सूट फॉर फोरक्लोजर, सूट फॉर सेल, ये कौन फाइल करता है, ये मॉर्गेजी फाइल करेगा। ये मॉर्गेजी कब फाइल करेगा, जब मॉर्गेजर जो है वो पैसा नहीं दे रहा हो। तो मॉर्गेजी के पास दो रास्ता बचता है, या तो वो सूट फॉर फोरक्लोजर फाइल कर सकता है या सूट फॉर सेल फाइल कर सकता है। तो जो सूट फॉर फोरक्लोजर है वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में फाइल कर सकता है, और जो सूट फॉर सेल है वो इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज। तो खैर वो सब मैं नहीं जाऊँगा, वो सबको आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली आप यही समझ लीजिए कि जो सूट फॉर सेल और सूट फॉर फोरक्लोजर होता है वो हमेशा मॉर्गेजी फाइल करेगा। ठीक है, और जो सूट फॉर रिडिम्पशन होता है वो मॉर्गेजर फाइल करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे बोला गया मॉर्गेज रिलेटेड सूट्स। तो इस तरीके का जो भी सूट्स रहेगा वो हम लोग कहाँ पे फाइल करेंगे, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करता हो, यानी कि जहाँ पे वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिचुएट करता हो वहाँ पे वो सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्या है, चार्ज के बारे में बोलता है। चार्ज बेसिकली आपको पता होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 100 के अंदर डील होता है। तो चार्ज क्या बोलता है, चार्ज देखिए क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी को आपके 3 मामा ने मिल के कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स देने का तय किया है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका जो भी बेनिफिट्स रहेगा वो आपकी मम्मी को मिलेगा। रेंट्स हो गया या जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है उस प्रॉपर्टी में से वो सारा आपकी मम्मी रखेंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जब उनको वो प्रॉपर्टी का रेंट्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी मम्मी जो है वो सूट फाइल कर सकती हैं। ठीक है, वो सूट फाइल कर सकती है किस लिए, कि उनको वो जो सारा पैसा है जो कि रेंट या प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उसके लिए वो सूट फाइल कर सकती है। तो इस सेक्शन में कहा गया है कि जो चार्ज रिलेटेड सूट्स होता है वो चार्ज रिलेटेड सूट्स जो है उसको हम लोग कहाँ फाइल करेंगे, वहीं फाइल करेंगे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रहा हो, यानी कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी हो उसी जगह के कोर्ट में हम लोग सूट को फाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका डी पॉइंट। डी पॉइंट बोलता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट का मतलब हो गया जैसे कि सूट फॉर डिक्लेरेशन हो गया, सूट फॉर इंजंक्शन हो गया। ये जो सारा सूट्स है, इस तरीके का जो सूट्स रहता है उसको हम लोग अदर राइट एंड इंटरेस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके का जो भी सूट होगा वो सूट हम लोग जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करता है वहाँ पे हम लोग उसको फाइल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंजंक्शन के लिए आपको अगर कोई सूट फाइल करना है तो जहाँ पे वो सूट सिचुएट करता हो वहीं पे आपको वो इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका ई पॉइंट में। ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट कहता है फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोला है। तो कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग को पहले मतलब समझिए। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका कोई घर है, ठीक है, आपका घर है, रास्ते से सटा हुआ है,
यानी कि आपके रास्ते से लग के आपका घर है, और उस रास्ते में ड्रेन जो होता है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम का काम एक जो जेसीबी मशीन होता है वो कर रहा है। तो जब वो जेसीबी मशीन आपके घर के सामने जो ड्रेनेज बन रहा था उसका काम वो जब कर रहा था, उस बीच में क्या होता है कि वो जो जेसीबी मशीन है वो मान लीजिए कि आपके घर से टकरा जाता है, ठीक है। उसका जो विंग होता है वो आपके घर से टकरा जाता है, और आपके घर का जो छज्जा होता है, यानी कि जो विंडो के ऊपर जो शेड होता है वो टूट जाता है, और आपका जो विंडो होता है वो भी टूट जाता है। उससे उसको बहुत नुकसान होता है, आपका जो छज्जा और आपको विंडो का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप जो है उस जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आप सूट फाइल करेंगे। तो आप वो जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो सूट फाइल करेंगे वो सूट हो गया यहाँ पे कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने डैमेज किया है, तो आप कंपनसेशन के लिए डिमांड करेंगे। तो वो हो गया सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रहा है वहीं पर ही आप सूट को फाइल करेंगे, यानी कि वहाँ के कोर्ट पे आप सूट फाइल करेंगे फॉर कंपनसेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एफ पॉइंट। एफ पॉइंट बोलता है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब यहाँ पे एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट दो चीज़ के बारे में कहा गया है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट, तो यहाँ पे डिस्ट्रेंट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपने कोई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी देके कोई लोन ले लिया किसी व्यक्ति से, ठीक है, और आपने जब उसको लोन चुका दिया है तो आप अपना मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस भी लेंगे। तो वो जो सिचुएशन हो गया वो हो गया डिस्ट्रेंट का सिचुएशन, ठीक है। अब अटैचमेंट को समझिए। अब मान लीजिए कि जो आपकी गाड़ी है उसको अटैच कर लिया गया है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं किसी डेस्टिनेशन ए से बी जा रहे थे, और सी में यानी कि ए और बी के बीच में सी आता है, तो सी के पास आपकी गाड़ी को रोक के अटैच कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिकवर करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी को जो अटैच हुआ है। तो आप यहाँ पे कहाँ पे सूट फाइल करेंगे, जहाँ पे आपकी गाड़ी को अटैच किया गया, यानी कि वो सी पॉइंट में, उस वाले प्लेस के कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे, ठीक है। और जैसे कि डिस्ट्रेंट वाला भी केस है, डिस्ट्रेंट वाला केस में वही होगा जहाँ पे आपने आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसको दिया, उसके बाद पैसा लिया, तो जहाँ पे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी है वहीं पे आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट फाइल कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे आपका वो अटैच किया गया है वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो उसका जनरल प्रोविज़न है, ठीक है, ये जनरली बोलता है, ठीक है। अब इसका एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइज़ो अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, वो बोलता है प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in court within the local limits of whose jurisdiction the property situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, ठीक है। तो इसका जो प्रोवाइज़ो है इसको मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रीड करके आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो प्रोवाइज़ो है ये बेसिकली जो ई पॉइंट हमने पढ़ा था जो कि था कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उसी का एक प्रोवाइज़ो है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था क्या ई पॉइंट में कि कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई रॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसका जो कंपनसेशन है, उसका कंपनसेशन सूट जो है उसको हम लोग कहाँ फाइल करेंगे, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट करता हो। तो अब इसका प्रोवाइज़ो में क्या बोला गया है कि वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर हमने किसी थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट कर दिया है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को हमने किसी थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट कर दिया है, और उसके बाद अगर कोई रॉन्ग होता है उस थर्ड पार्टी की वजह से, और जो रिलीफ है वो अगर हम लोग उसके पर्सनल ओबीडियंस से ले सकते हैं,
ठीक है। पर्सनल ओबीडियंस से मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, उसकी मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन जिसको आपने इंटरेस्ट किया था प्रॉपर्टी, अगर उसके पर्सनल ओबीडियंस से आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। पर्सनल ओबीडियंस से यहाँ पे मतलब हो गया कि जैसे आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके आप कंपनसेशन ले सकते हैं, या फिर आप उसको अरेस्ट करवा के आप उसको कंपेल कर सकते हैं कंपनसेशन देने। तो इस तरीके का जो रिलीफ है जो कि उसके पर्सनल ओबीडियंस से लिया जा सकता है, तो उस केस में आप जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट होता है वहाँ तो आप फाइल कर ही सकते हैं केस, प्लस एडिशनल 3 और जगह पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? पहला जहाँ पे वो एक्चुअली या वॉलंटरली रिजाइड कर रहा हो, दूसरा वो जहाँ पे कैरी ऑन हिज ओन बिजनेस कर रहा हो, यानी कि जहाँ पे वो अपना बिजनेस कर रहा हो, और तीसरा हो गया कि जहाँ पे वो वर्क्स फॉर गेन, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहा हो, पैसा कमा रहा हो, जहाँ पे काम कर रहा हो, उस जगह पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। यहाँ पे देखिए हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, जो थर्ड पार्टी को हमने इंटरेस्ट किया था वो यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं डिफेंडेंट, क्योंकि उसी के खिलाफ हम लोग सूट फाइल करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिफेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको आप थर्ड पार्टी समझिए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वो डिफेंडेंट को क्या है कि हम इंटरेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग उस डिफेंडेंट को दे रहे हैं कि तुम इसको रखो, तुम इसको संभालो, या तुम उसमें रहो। और इसमें क्या बोलता है, वेयर द रिलीफ सॉर्ट कैन बी एंटायरली ऑब्टेन्ड थ्रू हिज पर्सनल ओबीडियंस। जैसे कि मैंने आपको कहा पर्सनल ओबीडियंस का मतलब हो गया कि उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच करके या उसको अरेस्ट करवा के आप अपना जो कंपनसेशन है या जो आपका रिलीफ जो आप चाह रहे हैं वो आप उसको ले सकते हैं अगर, तो उस केस में यहाँ आगे बोलता है बी इंस्टीट्यूटेड ईदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट, यानी कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट किया होगा वहाँ फाइल कर सकते हैं, या फिर और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स। यहाँ पे जहाँ पे वो डिफेंडेंट यानी कि जिसको आपने इंटरेस्ट किया था वो जो थर्ड पर्सन जहाँ पे वो रिजाइड कर रहा है वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है और कैरीज ऑन बिजनेस। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, एक्चुअली और वॉलंटरली रिजाइड का मतलब क्या हो गया कि वो अपने से यानी कि अपनी इच्छा से वो वहाँ पे रह रहा हो। अब कहाँ पे वो अपनी इच्छा से नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए कि जेल है, जेल में क्या वो अपनी इच्छा से रहता है? नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड का मतलब यही हो गया कि जहाँ पे वो अपनी इच्छा से रह रहा हो, या फिर कैरीज ऑन बिजनेस यानी कि जहाँ पे वो अपना बिजनेस कर रहा हो। तीसरा बोलता है और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, यानी कि यहाँ जहाँ पे वो जॉब कर रहा हो वहाँ पर भी आप फाइल कर सकते हैं। कौन? जो थर्ड पार्टी जहाँ पे जॉब कर रहा हो या जहाँ पे बिजनेस कर रहा हो या जहाँ पे एक्चुअली या वॉलंटरली रिजाइड कर रहा हो वहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ई पॉइंट में मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि आपका जो घर है उसको जेसीबी मशीन के विंग से नुकसान पहुंचा था, यानी कि आपका जो छज्जा था और जो विंडो वो टूट गया था। ठीक है, वो तो था ई पॉइंट का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए जिसमें कि मान लीजिए कि आपने अपना प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया। ठीक है, आपने अपना प्रॉपर्टी मेरे को रेंट पे दिया और रेंट पे रहने के दौरान क्या हुआ, मेरे से आपका जो घर का एक विंडो डैमेज हो गया, या फिर विंडो के साथ साथ मान लीजिए वही सेम एग्जांपल विंडो के साथ साथ छज्जा डैमेज हो गया मेरी गलती के वजह से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने मुझे टेनेंट यानी कि आपने मुझे इंटरेस्ट किया था उस प्रॉपर्टी को। अब आप बेरक देखिए समझते जाएंगे, यहाँ पे आपने मुझे इंटरेस्ट किया था उस प्रॉपर्टी के साथ और मेरे से वो प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हो गया। ठीक है, तो आप कंपनसेशन के लिए क्लेम करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, जो रिलीफ है, ठीक है, जो रिलीफ है, आप जो रिलीफ चाहते हैं मेरे से, वो रिलीफ आप मेरे अरेस्ट करवा के या फिर मेरे प्रॉपर्टी को अटैच करवा के आप अपना रिलीफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ यानी कि एक्चुअली या वॉलंटरली रिजाइड करता हूँ, आप वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे मैं कैरी ऑन बिजनेस कर रहा हूँ आप वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे मैं वर्क्स फॉर गेन कर रहा हूँ यानी कि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस 3 जगह जो मैंने आपको कहा यहाँ पे क्यों फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर वो जहाँ पे रहता है या जहाँ पे काम करता है या जहाँ पे बिजनेस करता है वहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं या फिर उसको अरेस्ट करवा सकते हैं।
वो ईजिली अरेस्ट हो जाएगा, ईजिली उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके हम कंपनसेशन ले सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे याद रख लीजिए इन 3 चीज़ों को, जहाँ पे वो रिजाइड कर रहा है एक्चुअली या वॉलंटरली, या जहाँ पे वो वर्क फॉर गेन कर रहा है, या जहाँ पे वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी सिचुएट कर रहा है, वहाँ पर भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है आप इसको इसी सेंस में समझिएगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बेसिकली यही ध्यान देना है कि जो मैंने आपको ई पॉइंट में एग्जांपल कहा था, वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट नहीं किया गया था किसी को, उसने गलती से आपका घर तोड़ दिया था, लेकिन आपने वहाँ पे उसको इंटरेस्ट नहीं किया था। तो उस केस में जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करता है आप वहाँ पर ही सूट फाइल करेंगे। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जहाँ पर कि आपने मुझे वो जो घर है वो रेंट में दिया था और मेरे से आपका उस घर को नुकसान पहुंचा था, तो उस केस में क्या होता है कि आपने वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट किया था उस प्रॉपर्टी के साथ और उसके बाद मैंने उसे ख़राब किया था। तो उस केस में क्या होगा कि मैं जहाँ रहता हूँ या मैं जहाँ पे काम करता हूँ या जहाँ पे मैं बिजनेस कैरी ऑन करता हूँ, वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही सारा चीज़ ध्यान देना है इंटरेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।